नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सर्वोच्च पद की, यानी राष्ट्रपति के पद की। उनकी शक्तियां क्या हैं और हमारे संविधान में उनकी भूमिका कितनी अहम है? क्या ये पद सिर्फ एक नाम का है या इसके पीछे असली ताकत भी है? आइए इसी को समझते हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है और वो ये कि क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप है? मतलब जो भी सरकार ने कहा उस पर बस मुहर लगा दी, या फिर उनके पास सच में कोई पावर है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहीं पर इस पद की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो संविधान कहता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कामकाज की शक्ति, राष्ट्रपति के पास है। सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन आर्टिकल 74 ये भी कहता है कि वो जो भी करेंगे वो मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करेंगे। तो फिर असली पावर किसके हाथ में है? ठीक है, तो शक्तियों पर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। कौन बन सकता है संविधान का ये संरक्षक? तो देखिए, आर्टिकल 58 कुछ सीधी साधी शर्तें रखता है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। इन शर्तों से ये पक्का होता है कि इस पद की गरिमा बनी रहे। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम और आप, मतलब आम जनता, सीधे प्रेसिडेंट को वोट नहीं देती। उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इस कॉलेज में कौन होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, ये जो चुनाव का तरीका है ना, ये भी बड़ा अनोखा है। हर एमएलए के वोट की एक वैल्यू होती है जो उस राज्य की आबादी पर निर्भर करती है, और एक एमपी के वोट की वैल्यू सभी राज्यों के एमएलएस के कुल वोटों के बराबर होती है। अब इतना मुश्किल सिस्टम क्यों? मकसद सिर्फ एक है, केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हर राज्य को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। और जब कोई इस पद पर पहुंच जाता है तो वो भारत के चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेते हैं। और ये कोई मामूली शपथ नहीं है। वो शपथ लेते हैं संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की, मतलब टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यही शपथ उन्हें संविधान का असली गार्डियन बनाती है। चलिए अब जरा उन पावर्स पर नजर डालते हैं जो संविधान प्रेसिडेंट को देता है, और आप देखेंगे कि ये सिर्फ नाम की नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। सोचिए, देश के सारे बड़े अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ही तो करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों को, राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारी अहम नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पर, यानी कानून बनाने से जुड़ी ताकत। संसद का सत्र बुलाना हो या उसे खत्म करना हो, यहां तक कि लोकसभा को भंग करना हो, यह सब प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट से पास हुआ कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन न कर दें। उनके पास 3 तरह की वीटो पावर भी होती है। संविधान का आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को एक बहुत ही खास, एक तरह से कहें तो न्यायिक ताकत देता है, माफी देने की शक्ति। इसके तहत वो 5 अलग अलग तरीकों से किसी सजा को कम या माफ कर सकते हैं। जैसे सजा को पूरी तरह माफ कर देना, या सजा के नेचर को बदल देना, या फिर फांसी पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना। और अब आते हैं शायद सबसे बड़ी शक्ति पर, इमरजेंसी पावर्स। देश पर कोई बाहरी हमला हो या अंदरूनी सशस्त्र विद्रोह, तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। किसी राज्य का शासन संविधान के हिसाब से ना चल रहा हो तो वहां प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। और अगर देश में पैसों का बड़ा संकट आ जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी घोषित की जा सकती है। इतनी सारी शक्तियां देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये पावर अनलिमिटेड हैं? क्या इन पर कोई रोक टोक, कोई चेक एंड बैलेंस है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेक तो वही है जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का आधार है। दूसरा चेक लगाती है हमारी न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के फैसलों का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट ने माफी देने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल गलत नीयत से किया हो तो कोर्ट उस फैसले में दखल दे सकता है। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस वाली पावर को ही ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है, पर इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी।
उन्होंने कहा कि सरकार संसद को बाईपास करने के लिए एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार जारी नहीं कर सकती। ऐसा करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। और फिर आता है सबसे बड़ा चेक, जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन करते हैं तो पार्लियामेंट उन्हें आर्टिकल 61 के तहत हटा सकती है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेक है। तो इतनी सारी शक्तियों और उन पर लगी पाबंदियों को समझने के बाद हम अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर राष्ट्रपति की असली भूमिका है क्या? सोचिए, सरकारें आती जाती हैं, लोकसभा भंग हो सकती है, राजनीतिक उथल-पुथल मच सकती है, लेकिन देश तो चलता रहता है। कैसे? राष्ट्रपति के पद की वजह से। ये पद कभी खाली नहीं रहता, जो देश की एकता और स्थिरता को बनाए रखता है, खासकर मुश्किल समय में। तो आखिर में क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टाम्प है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो असल में एक संवैधानिक सुरक्षा वॉल्व हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व। ये एक लाइन इस पद की पूरी कहानी बयां कर देती है। अब ये सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति की असली ताकत रोज-रोज के काम में नहीं है। उनकी असली ताकत तब सामने आती है जब हमारे संवैधानिक सिस्टम पर कोई खतरा आता है, जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। तब ये वाल्व उस सिस्टम को टूटने से बचाता है। और एक बात याद रखनी चाहिए, जब देश में कोई बड़ा राजनीतिक संकट आता है तो एक सेफ्टी वॉल्व सिर्फ एक सिंबल नहीं होता, वो ज़रूरी हो जाता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही वो मैकेनिज्म है जो हमारे लोकतंत्र को सबसे कठिन दौर में भी बचाए रखता है।